चैप्टर नंबर 8 चैप्टर 8 के एग्जाम्पल्स कर रहे हैं हम लोग। स्टैंडर्ड 12th चैप्टर नंबर 8 के एग्जाम्पल्स पूरा कॉन्सेंट्रेट। एग्जाम्पल फर्स्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 1 मीटर। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी जो प्लेट है वो सर्कुलर है, उसका रेडियस कितना है 1 मीटर, हैज कैपेसिटेंस ऑफ 1 नैनो फैराडे। At t equals to 0 it is connected for charging। t जब 0 था तो उसको हमने चार्जिंग से के साथ कनेक्ट किया, वो भी 1 मेगा ओम के साथ। ये रजिस्टर है। Across 2 volt बैटरी। Calculate the magnetic field at point P halfway between the center and periphery of the plate। और P कहाँ है? सेंटर और जो पेरिफेरी यानी बाहर का जो आउटर है वहां से लेके उनके बीच में है, मिडल में है। तो P पॉइंट पे हमको फाइंड क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। आफ्टर t इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड। कितने टाइम के बाद? t इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड। जब हम इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी से, करंट फ्लो होता है। करंट कब तक फ्लो होता है? जब तक फुल्ली चार्ज नहीं होता। और चार्ज होने में उसको कितना टाइम लगता है एवरेज? तो इसको टाइम लगता है, उसको बोलते हैं हम टाइम कांस्टेंट। अब टाइम कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? उसको बोलते हैं हम टाउ इज इक्वल टू आर इंटू सी। उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, जो आर मतलब रेजिस्टेंस, सी मतलब कैपेसिटेंस। इसमें जो रेजिस्टेंस है वो तुम्हें दिया है 1 मेगा ओम, मेगा मतलब 10⁻⁶। और कैपेसिटेंस जो तुम्हें दिया हुआ है वो वैल्यू दी हुआ नैनो फैरेडे। नैनो मतलब 10⁻⁹। तो 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁹, तो ये बन जाएगा 10⁻³ सेकेंड। तो इसका टाइम कांस्टेंट 10⁻³ सेकेंड है। और हमें जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वो भी 10⁻³ सेकेंड में ही फाइंड करनी है। इसका मतलब कि हमें इस पे मैग्नेटिक फील्ड कब फाइंड करनी है? जब ये पूरा चार्ज हो जाए। अगर कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा तो इसका सिंपल मीनिंग हुआ बाहर का करंट तो जीरो, क्योंकि चार्ज होने के बाद कैपेसिटर में से करंट पास नहीं होता। तो करंट पास नहीं होगा तो सिंपल बात है, यहां बोला हुआ है पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में है। तो करंट ही पास नहीं करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगा? तो सिंपल बात है, यहाँ पे याद आती है मैक्सवेल की। मैक्सवेल ने कहा था कि सिर्फ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है वहां पे उसकी वजह से हमें नहीं फाइंड करना, लेकिन कैपेसिटर की प्लेट में जब चार्ज जमा होगा तो चार्ज जमा होने की वजह से जो करंट जनरेट होगा जिसको हमने नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी हमको वो फाइंड करनी है। मतलब कि फॉर्मूला तुम्हें याद होगी एम्पियर सर्किटल लॉ, लेकिन वो अब बन जाएगी एम्पियर मैक्सवेल लॉ, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। तो उसमें फॉर्मूला क्या लेंगे? म्यू नॉट इंटू आई डी, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब फॉर्मूला तो ये लगाएंगे लेकिन हमको पहले डिस्प्लेसमेंट करंट चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट करंट कहां से मिलेगा? तो डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम डिराइव की थी, आई डी इज इक्वल टू क्या थी? आई डी इज इक्वल टू इट्स एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। ये फ्लक्स कौन सा? मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आईडी क्या था? एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। हमको फ्लक्स का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा, फिर ये इसमें डाल देंगे, हमें बी मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले फ्लक्स डाल दें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से आता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है कहां से? ई इंटू ए। तो संभव हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी पड़ेगी। इसके बाद ई कहां से आता है? तो ई आता है कहां से? सिग्मा अपॉन एरिया से। सिग्मा कहां से आता है? तो सिग्मा आता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से। तो हमको क्या चाहिए? क्यू। क्यू हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्यू पे ध्यान देंगे।
Q क्या दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू CV तो ऊपर मिल गया, सॉरी C दिया हुआ है तुम्हें कितना, उसको C दिया हुआ है तुम्हें 10⁻⁹ वोल्टेज तुम्हें दिया हुआ है 2 वोल्ट, 2 दिया वोल्टेज, हाँ 2 वोल्ट, 1 माइनस ई रेस टू, ये EXP लिखा है मतलब एक्सपोनेंशियल ई रेस टू माइनस T अपॉन टाउ, टाउ मतलब वो कांस्टेंट है, हमको Q तो है अपने पास फॉर्मूला, खाली वैल्यू डालनी है हमको। क्लियर यहां तक। अब हमें बात करते हैं पहले पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर हम पहले फाइंड कर ले इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिंपल फॉर्मूला E इज इक्वल टू ले लेंगे Q बाय एप्सिलॉन नॉट ए, ऐसे सिग्मा बाय ए लेंगे लेकिन सिग्मा और Q बाय एप्सिलॉन लिखेंगे। इसमें Q एज इट इज रहने देते हैं, जैसा है वैसा वैसा, एप्सिलॉन नॉट सेम, एरिया लेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि प्लेट सर्कुलर है, सर्कुलर प्लेट का रेडियस दिया 1 मीटर, तो E बन जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर। तो सिंपल बात है, ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा E इक्वल्स टू Q बाय पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड, जो दो प्लेट के बीच में नॉर्मली कांस्टेंट रहता है या चार्ज पे डिपेंड करता है। अब ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब E तो मिल गया, अब हमें E के बाद चाहिए फ्लक्स चाहिए। तो फ्लक्स के लिए एरिया चाहिए, एरिया कौन सी, पूरे प्लेट की नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हमको मैग्नेटिक फील्ड से P पॉइंट तक फाइंड करना है। तो हम क्या लेंगे, P पॉइंट जितना सर्कुलर एरिया ले लेंगे, मतलब हम जो लेंगे एरिया इतना ही लेंगे, सिर्फ P पॉइंट जितना, आधा एरिया, मतलब रेडियस क्या लेंगे 1/2। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फॉर्मूला लेंगे फाई इज इक्वल टू E इंटू एरिया, लेकिन यहाँ पे जो हम एरिया लेंगे उसमें रेडियस क्या लेंगे 1/2 ले लेंगे, क्योंकि आधा लेना पड़ेगा हमको। क्लियर, पूरी प्लेट नहीं, क्योंकि पी तक जाना है, हमें आगे जाना नहीं है। तो फ्लक्स सेम, ई की जगह लेंगे Q बाय पाई एप्सिलॉन नॉट, एरिया की जगह लेंगे पाई आर डैश का स्क्वायर, आर डैश की जगह 1/2 डाल देंगे, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा फ्लक्स मिल गया। ये फिर से बता रहा हूँ, आर डैश क्या लेंगे 1/2, उसका स्क्वायर क्या होता है 1/4, तो नीचे 1/4 आ गया, पाई पाई कैंसिल हो गया। फ्लक्स तो हमें मिल गया। अब हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्मूला क्या होती है, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फ्लक्स अपॉन डी टी। इसमें एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, फिर डी बाई डी टी एज इट इज, फ्लक्स की जगह वैल्यू डाल देंगे Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट बाहर, तो ये बन जाएगा 1/4 डी क्यू बाई डी टी। ये बन गया तुम्हारा आई डी। अब बारी आती है Q की वैल्यू डालने की, Q की ये बड़ी वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे। तो Q की अगर वैल्यू ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा आई डी इक्वल्स टू 1/4 डी क्यू बाई डी टी, तो लिखेंगे डी बाई डी टी, क्यू की जगह पे ये डाल देंगे 2 इंटू 10⁻⁹ 1 माइनस टी बाय टाउ। क्लियर। अब इसमें आई डी सेम, 2 इंटू 10⁻⁹ बाहर अपॉन 4 तो है ही, बचेगा डी बाई डी टी 1 माइनस ई रेस टू टी बाय टाउ। अब डिफ्रेंशिएशन है, तो ये तो हो जाएगा 1/2, यानी इसको 0.5 लिख देता हूँ, 0.5 10⁻⁹ 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, माइनस ई का डिफ्रेंशिएशन ई एज इट इज, कोई चेंज नहीं, बट
जो स्मॉल टी के साथ है वो बाहर आ जाता है, तो स्मॉल टी के साथ क्या है, -1/टाउ, तो पे आ जाएगा +1/टाउ, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, एक और माइनस आएगा तो हो जाएगा +1/2। याद रखना ई का डिफरेंशिएशन ई होता है और टाइम के साथ जो है वो आगे भी आ जाता है। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो 0.5 इंटू 10⁻⁻9, टाउ नीचे, तो टाउ तो हमको यहाँ मिल गया था, कितना मिला था, 10⁻3। ई रेस टू माइनस स्मॉल टाइम भी 10⁻3 है यहाँ दिया हुआ ऊपर, और टाउ भी 10⁻3 है, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा e⁻⁻1 यानी 1/v, यानी आईडी क्या बन जाएगा तुम्हारा 0.5 10⁻⁻6 हो जाएगा, क्योंकि ये +3 हो जाएगा, और नीचे आएगा e⁻1 यानी ई की वैल्यू याद रखना 2.718, इसमें प्लेस कर देंगे तो आईडी की वैल्यू मिलेगी तुम्हें 0.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2.718। इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ वैल्यू को, तो 0.5 तो हम लोग डिवाइड करेंगे 2.718 से, 2.718, तो ये मिलेगा 0.184, 0.18 10⁻⁻6, या इसको लिख सकते हैं 0.18 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, ये एम्पीयर आई मिल गया। बस उसके बाद तो तुम्हें फॉर्मूला लगानी है। कौन सी फॉर्मूला लगानी है, वो सबसे ऊपर वाली। तो अगर हम इसमें फॉर्मूला ऐड करें तो वैल्यू बन जाएगी तुम्हारी b इंटू एल, एल यहाँ पे ले लेंगे सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी कि 2πr, r डैश सर्कल लिया हमने, और सामने मिलेगा μ0 इंटू आई डी। बस वैल्यू पुट करो, b फाइंड करना, तो b क्या बन जाएगा, μ0 होता है 4π इंटू 10⁻⁷, आई डी मिला 0.18 10⁻⁶, डिवाइड बाय 2π, r डैश होता है 1/2, 2 कैंसिल, पाई कैंसिल, 4 इंटू 0.18, तो 0.18 को तुम लोग 4 से मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा 0.72 10⁻13 टेस्ला, या इसको लिखेंगे 7.2 10⁻14 टेस्ला। ये हो गई तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। क्लियर बेटा, समझ में आया सबको, सिंपल है एकदम। पहले क्या चाहिए हमको, वैसे तो बी चाहिए, बी के लिए आईडी चाहिए, आईडी के लिए फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज चाहिए, तो पहले हमने चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्लक्स, फ्लक्स से डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट से मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, कुछ डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। अब हम ट्राई करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, पूरा कॉन्सेंट्रेट। A plane electromagnetic wave of frequency 25 मेगाहर्ट्ज, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 25 मेगाहर्ट्ज, ट्रैवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स में ट्रैवल करी, मतलब एक्स एक्सिस क्या है इसका, हम बोलेंगे इट्स प्रोपोगेशन, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस टाइम ई इक्वल्स टू दिया है 6.3 जे कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 6.3 है, जे मतलब वाई एक्सिस में है, वोल्ट पर मीटर। पूछा है व्हाट इज द बी एट दिस पॉइंट, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमने एक रिलेशन पढ़ा है ई अपॉन बी इज इक्वल टू होता है सी, तो हमें बी को सब्जेक्ट बनाना है, तो बी मिल जाएगा तुम्हें ई अपॉन सी, इसमें जो ई है उसकी वैल्यू है 6.3, सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻8, अगर इसको हम सॉल्व करें तो 6.3 अपॉन 3 करेंगे तो मिलेगा 2.1 10⁻⁻8 टेस्ला। और अगर बात करूं इन डायरेक्शन, डायरेक्शन सिंपल है, प्रोपोगेशन एक्स एक्सिस में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा जेड में, तो क्या लिखेंगे, इन डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इज इन जेड एक्सिस। हम लोग बी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बी इक्वल्स टू 2.1 10⁻8 के कैप टेस्ला, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू।
क्लियर? और पूरा ध्यान नंबर 3 पे। The magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by B equals to B दिया हुआ है y मतलब y कंपोनेंट दिया हुआ है 2 into 10⁻⁻7 sin 0.5 into 10⁻³ plus 1.5 10⁻11t टेस्ला। ये पीछे टेस्ला यूनिट है। व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? पूछा है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होगी वेव की। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी फॉर्मूला बनानी है, बहुत सिंपल है। मैग्नेटिक फील्ड में जो आगे वाला नंबर होता है वो बी नॉट होता है, तो हम लिखेंगे बी नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। फिर साइन के अंदर अगर फॉर्मूला में देखें तो जो एक्स के साथ होता है वो हमेशा के होता है, जिसको हम वेव वेक्टर बोलते हैं। तो वेव वेक्टर की वैल्यू दी हुई है 0.5 इंटू 10⁻³ और जो टाइम के साथ होता है वो हमेशा ओमेगा होता है। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो तुम्हें दी हुई है 1.5 10⁻11। तो के भी है अपने पास, ओमेगा भी है। हमें फाइंड करना है सबसे पहले वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो हमको ये जो के दिया है, के की फॉर्मूला होती है 2π/λ। तो मैं लेमड़ा को अगर सब्जेक्ट बनाऊं तो मैं लेगा 2π/k, जिसमें 2 तो वैल्यू है, पाई 3.14 है। के तुम्हें दिया हुआ है कितना? के दिया है तुम्हें 0.5 इंटू 10⁻³ तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 0.5 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12.56 10⁻³ मीटर। ये बन गया तुम्हारा वेवलेंथ। और वेवलेंथ तो तुम्हें मिल गया। इसके बाद पूछा है ओमेगा फाइंड करो, सॉरी ओमेगा दिया, फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। तो फ्रीक्वेंसी सिंपल है, ओमेगा की फॉर्मूला होती है 2πf, हमें f चाहिए तो f कैसे मिलेगा? ओमेगा अपॉन 2π से। इसमें ओमेगा दिया है 1.5 10⁻11 और नीचे 2 इंटू 3.14। अगर इसको सॉल्व आउट करें तो 1.5 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3.14 तो ये मिलेगा 0.2388 यानी 0.24 लिख देता हूँ 10⁻11 या इसको लिखेंगे 2.4 10⁻10 हर्ट्ज। ये होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। ये तो मिल गया। अब ये तो हुआ ए वाला। बी में क्या पूछा है? बी में पूछा है एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में जो पीछे का टर्म होता है ना साइन, ये तो एज इट इज आएगा कॉपी टू कॉपी, लेकिन आगे की वैल्यू यहाँ पे बी नॉट होती है, हमें चाहिए ई नॉट। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी। तो सब्जेक्ट बना के हम पहले तो ई नॉट फाइंड करेंगे। ई नॉट मिलेगा बी नॉट इंटू सी, जिसमें बी नॉट दिया हुआ है हमको 2 इंटू 10⁻⁻7 और सी होता है 3 इंटू 10⁻8। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 6 इंटू 10⁻1 यानी कि 60 न्यूटन पर कूलम। ये मिल गया तुम्हारा ई नॉट। अब इसमें ई नॉट मिल गया। दूसरी बात के अंदर एक्स है, मतलब प्रोपोगेशन एक्स में हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वाई में है। अगर मैग्नेटिक फील्ड वाई में, प्रोपोगेशन एक्स में हो रहा है तो सिंपल बात है इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होनी चाहिए? जेड में, क्योंकि तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इक्वेशन लिखेंगे ई जेड इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। जो इसमें दी हुई है हमें वही लिखनी पड़ेगी। ई जेड की जगह वैल्यू डालेंगे 60, अंदर साइन के की जगह वही वैल्यू 0.5 10⁻³ और ओमेगा की जगह 1.5 10⁻11t। तो ये बन गया फॉर्मूला। यूनिट लगाना न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। क्लियर? बहुत सिंपल है, बस पहले वाला के दिया है, ओमेगा दिया है, वहां से लेमड़ा और एफ निकालो, तो ई नॉट निकाल के इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन एज इट इज जो दी हुई है वही लिखनी है, नो चेंज। खाली आगे जो वैल्यू है वो बी नॉट की थी, यहाँ ई नॉट की लानी पड़ेगी।
अब हम ट्राई करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एनर्जी फ्लक्स का मतलब होता है वन टाइप ऑफ इंटेंसिटी। भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 18 वॉट, वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 18 जूल पर सेकंड एनर्जी फॉल हो रही है ऑन नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग, नॉन रिफ्लेक्टिंग मतलब पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी। एट नॉर्मल इंसिडेंस इफ द सरफेस हैज एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना एरिया? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग अ 30 मिनट टाइम स्पान। तो बहुत सिंपल है, पहले हम एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी फॉल ऑन सरफेस, तो सिंपल बात है, एनर्जी जो है E, वो एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ बोला है पर सेंटीमीटर स्क्वायर 18, यानी 18 जूल कितने में? पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 18 जूल है, तो अपने पास तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एनर्जी कितनी आएगी? सिंपल बात है, 18 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻4 लिख देंगे। नहीं, -4 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो 18 इंटू 20 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इट्स 18 इंटू 20, इट्स 360 टोटल जूल आएगा एनर्जी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे। अब इस एनर्जी की वजह से मोमेंटम कितना होगा? तो मोमेंटम गेन बाय सरफेस, मैंने तुम्हें मोमेंटम की फॉर्मूला लिख पाई थी, P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन C। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन और कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो तो 2 टाइम्स ऑफ E बाय C। यहाँ पे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन है क्योंकि लिखा है नॉन रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा मतलब एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी मिली 360, C होता है 3 इंटू 10⁸, ये मिलेगा 120 10⁻⁸। ये मोमेंटम मिल गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हमें चाहिए फोर्स, तो फोर्स के लिए हम सिंपल है फॉर्मूला लगाएंगे, न्यूटन का लॉ, dp अपॉन dt यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम मिला तो हमें 120 10⁻⁸, और टाइम जो है वो तुम्हें दिया है 30 मिनट, तो इंटू 60 कर देंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 120 अपॉन 60 डिवाइड बाय 30, तो 0.066 10⁻⁸, यानी ये मिलेगा तुम्हें 6.66 10⁻10 न्यूटन। इतना फोर्स सरफेस पे एप्लीकेबल होगा। क्लियर? कुछ डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लेना। अरे हाँ, एक और चीज हमने यहाँ पे मिस कर दी, ये यूनिट वॉट में था, पर सेकंड आएगा ये जूल पर सेकंड आएगा, जूल पर सेकंड आएगा। तो इसको पहले तो 30 मिनट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा, 360 इंटू 30 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड, तब जाके पूरा जूल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं इन 30 मिनट्स। ठीक है, बस फिर ये वैल्यू तुम्हें उसमें भी डालनी होगी, मतलब हर वैल्यू को ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, कितना, 30 इंटू 60, और लास्ट में मल्टीप्लाई होगा 30 इंटू 60। तो सिंपल बात है, 30 इंटू 60 मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा ये वैल्यू, क्योंकि 30 नीचे भी है ऊपर भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 120 10⁻⁸, यानी 1.2 10⁻⁶ न्यूटन। ठीक है, वो जस्ट यहाँ पे याद रखना वॉट था, वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, इसलिए इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 सेकंड में इतना, तो अपने पास 1 सेकंड नहीं, अपने पास कितने मिनट है, 30 मिनट है, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल एनर्जी चाहिए, तो टोटल एनर्जी में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर?
अब हम करेंगे नंबर 5, पूरा कंसंट्रेट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन। कैलकुलेट द electric and magnetic field produced by radiation coming from 100-watt bulb at a distance of 3 meter. Assume that the efficiency of bulb is 2.5% and it is a point source. वो एक पॉइंट सोर्स है जिसकी ताकत 100 वाट है। उस 100 वाट में से उसकी एफिशिएंसी 2.5% मतलब 2.5% लाइट जनरेट कर रहा है। तो इस लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, हमको वो फाइंड करनी है। पूरा कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले तो हम लोग बात करें इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी की फॉर्मूला क्या होती है, इट्स एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। या फिर तुम्हें पता होगा एनर्जी अपॉन टाइम इज नोन एज पावर अपॉन एरिया। मतलब इसको एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम भी बोल सकते हैं या फिर पावर इंटू पावर डिवाइड बाई ए भी बोल सकते हैं। बट अगर मैं इसको एनर्जी सेम, अगर मैं ऊपर एल से मल्टीप्लाई, लेंथ से मल्टीप्लाई, नीचे भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, पावर अपॉन एरिया सेम, तो एरिया इंटू एल नीचे जो वो वॉल्यूम बन जाता है। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एल मतलब डिस्टेंस, टी मतलब टाइम, वो बन जाता है वेलोसिटी। या वेलोसिटी लाइट की है तो उसको हम सी लिखेंगे, पावर अपॉन एरिया। पता चला सबको? एल से मल्टीप्लाई, एल से डिवाइड किया, नीचे एरिया इंटू लेंथ बन जाएगा वॉल्यूम, और बाकी जो एल अपॉन टी है डिस्टेंस अपॉन टाइम बिकम्स वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी? लाइट की। लाइट की वेलोसिटी को हम सी डिनोट करते हैं। अच्छा, नीचे वॉल्यूम है, ऊपर एनर्जी है। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को हम पहले पढ़ चुके हैं, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। मतलब अगर एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है रो, तो रो क्या मिलेगा? पावर अपॉन ए सी। तो पहले हम एनर्जी डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। पावर कितना है? 100 वाट, बट कितना परसेंट? 2.5%। तो हम लोग पावर को लिखेंगे 100 इंटू 0 पॉइंट या 2.5 अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज इंटू एरिया, एरिया क्या होगा? पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स का एरिया होता है 4 पाई r² इंटू, नीचे सी भी है, सी होता है 3 × 10⁸ फिर से देख लो, पी मतलब पावर, पावर है 100 वाट, 100 वाट इंटू 2.5, क्योंकि एफिशिएंसी 2.5% है तो डिवाइड बाई 100 अपॉन एरिया 4 पाई r², क्योंकि पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स का एरिया स्फेरिकल गिना जाता है, और सी होता है 3 × 10⁸। मतलब पॉइंट सोर्स का एरिया मतलब पॉइंट जहां तक लाइट फैलाएगा तो उसकी लाइट की जो वैल्यू होगी वो एरिया तक होगी, क्योंकि हमको दिया है कितने डिस्टेंस तक जाना है हमको, 3 मीटर। तो कोई भी पॉइंट सोर्स है वो लाइट सब तरफ फेंकेगा, हर जगह फेंकेगा। तो उसका 3 मीटर दूर एक पूरा स्फीयर बनेगा, और स्फीयर का जो एरिया होता है वो कितना होता है? 4 पाई r²। बस इसमें पहले हम रो फाइंड कर लेंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो 100 तो जाएगा, बचेगा 2.5 डिवाइड बाय 4 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 3 का स्क्वायर यानी 9 लिख देता हूँ, टू 3 × 10⁸। इसको हम सॉल्व करते हैं। 2.5 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3.14 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 3, तो ये मिलेगा 0.00737 10⁻⁸। या इसको लिख सकते हैं 7.3 10⁻11 जूल पर मीटर क्यूब। डेंसिटी मिल गई। वो हमने डेंसिटी के फॉर्मूला पढ़ी थी, डिराइव करी थी, रो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E²RMS। ये हमने डिराइव की हुई है, तो हमको ई फाइंड करना है। तो ई क्या मिलेगा? √, रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो रो तो हमको मिला 7.3 10⁻11, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 10⁻12। तो मैं इसको डिवाइड करूं, 7.3 डिवाइड बाय 8.85, तो ये बनेगा 0.82।
+1 आएगा, -2 +1 यानी मिलेगा रूट में 8.2। अगर मैं 8.2 का रूट करूं तो वैल्यू मिलेगी, इट्स 2.86। तो ERMS तुम्हें मिलेगा 2.86 न्यूटन पर कूलम। ये ERMS हमको मिल गया। अब E तो मिल गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए, तो हमने फॉर्मूला पढ़ी है ERMS अपॉन BRMS, यानी E अपॉन B इज इक्वल टू C। तो सिंपल बात है, अगर मैं B को सब्जेक्ट बनाऊं तो मिलेगा E/C। तो E तो हमें मिल गया था कितना, 2.86 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁸ तो 2.86 डिवाइड बाय 3, 0.95, 10⁻⁻8। तो 9.5 10⁻⁹ ये हो जाएगा तुम्हारा मैग्नेटिक। क्लियर? तो ये हुए तुम्हारे 5 एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो में आएगा तुम्हारे एक्सरसाइज के साथ।